नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे 1994 के फरवरी मार्च में, जी। और बात करेंगे सुबह पत्रिका के खास मतलब संयुक्त अंक की। हाँ, वो 2 महीने का एक साथ अंक आया था। अनिल चंद्र ठाकुर जी ने संपादित किया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी। ये उस दौर के साहित्य, आध्यात्म, कला, समकालीन विचारों का एक संगम सा लगता है। हाँ, कई रंग थे उसमें। इसमें अनिल चंद्र ठाकुर के अपने संपादकीय विचार हैं। उनकी बाबा धाम बासुकीनाथ की बहुत ही निजी यात्रा का वर्णन है। हाँ, वो डायरी वाला अंश। हाँ। फिर पंडित गोविंद झा जैसे बड़े साहित्यकार से प्रमोद कुमार झा की बातचीत है। जी, जिन्हें साहित्य अकादमी मिला था। हाँ, बिल्कुल। फिर रंजन राजन का फागुन के लोकगीतों पर लेख है। वसुंधरा तिवारी की कला प्रदर्शनी पर एक टिप्पणी है। वो भी काफी चर्चित रही। हाँ। अनिल चंद्र ठाकुर के उपन्यास कठपुतलियों का अंश भी है। और एक अहम बहस है मीडिया की भूमिका पर। तो चलिए इस सन के जरिए 1994 के उन साहित्यिक और सामाजिक सरोकारों को थोड़ा महसूस करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं संपादक अनिल चंद्र ठाकुर की मेरी बात से। जी। इसमें वो सृजन के संघर्ष पर लिखते हैं, लेखकों की आर्थिक स्थिरता की जरूरत पर, जीवन के उद्देश्य जैसे मतलब बड़े सवालों पर सोचते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो प्रकृति की सुंदरता और पाषाण देवताओं की पूजा में भी एक ईश्वरीय प्रेरणा और एक अनसुलझी गुत्थी देखते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब उस दौर में भी आध्यात्मिकता को इस तरह से देखना। हाँ, शायद एक नए नजरिए से। और यही खोज शायद उनकी देवघर बासुकीनाथ यात्रा के वर्णन में और गहरी दिखती है। वो उनकी डायरी से लिया गया है ना। हाँ, बिल्कुल। वो बताते हैं कि कैसे पत्नी की जिद और जिसे वो बाबा की इच्छा कहते हैं, उससे ही यात्रा हुई। अच्छा। सुल्तानगंज से कांवर लेकर जब निकले तो आंखों में आंसू थे। फिर सुइया पहाड़ की वो कठिन चढ़ाई, हाँ, उसका जिक्र आता है। शिवगंगा स्नान का अनुभव, और फिर वासुकीनाथ में किसी स्वप्न की प्रतीक्षा। ये सब बहुत जीवंत लगता है। उनके लिए ये यात्रा एक तरह से आत्मकष्ट के द्वारा आत्मशुद्धि का माध्यम बन गई। हाँ, उन्होंने यही लिखा है। ये बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव साझा किया है उन्होंने। उस समय के हिसाब से ये काफी खुली बात रही होगी, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को इस तरह रखना। हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब साहित्य खंड की तरफ चलें। प्रमोद कुमार झा की पंडित गोविंद झा से बातचीत। जी, 1993 में ही उन्हें मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और देखिए कितनी विनम्रता से वो खुद को मामूली साहित्यकार कहते हैं। हाँ, ये बात ध्यान खींचती है। और कहते हैं कि वो समाज के नन्हे नन्हे स्पंदनों में बड़ी बड़ी क्रांति देखते हैं। ये कमाल की बात है। मतलब बड़ी घटनाओं के बजाय आम जीवन की छोटी सच्चाइयों में अर्थ खोजना। हाँ, और अपनी लेखन प्रक्रिया को प्रवाह वाली बताते हैं। मैथिली साहित्य की चुनौतियों पर भी बात करते हैं। उस दौर के लेखकों में ये विनम्रता शायद आम थी, अपनी कला से ज्यादा समाज को महत्व देना। शायद। फिर लोक संस्कृति पर आते हैं। रंजन राजन का लेख है भरफागुन बुढ़वा देवर लागे। हाँ, शीर्षक भी लोक रंग में है। हाँ, ये फागुन महीने और लोकगीतों के महत्व को दिखाता है। कैसे ये गीत मतलब आम लोगों के सुख, दुख, विरह, उल्लास सबको बड़ी सहजता से व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, लोकगीत तो हमेशा से जनमानस का आईना रहे हैं। और फागुन तो वैसे भी उल्लास और विरह दोनों का महीना है। होली का रंग और बिछोह का दर्द। सही कहा। कला जगत में भी उस समय कुछ हलचल थी। श्रीमती वसुंधरा तिवारी की नंगी देह की भाषा प्रदर्शनी पर एक टिप्पणी है संख में। हाँ, दिल्ली में हुई थी शायद। उनके औरतों की देह के नंगे चित्रों ने, जैसा कि लिखा है, तहलका मचाया था। हाँ, और वसुंधरा जी का मानना था कि एक औरत होने के नाते वो स्त्री देह को ज्यादा सहजता से, बिना किसी झिझक के अभिव्यक्त कर पाती हैं। ये बहुत अहम बात है। मतलब फीमेल गेज, स्त्री दृष्टि की बात, और वो भी 1994 में। ये यकीनन एक बोल्ड कदम रहा होगा। और वो ये भी कहती हैं कि कला उनके लिए स्वयं में पुरस्कार है। हाँ, ये कलाकार की अपनी आंतरिक संतुष्टि और बाहरी दबावों के बीच का एक द्वंद्व भी दिखाता है ना? बिल्कुल। फिर अनिल चंद्र ठाकुर के अपने उपन्यास कठपुतलियां का एक अंश है। जी। इसमें सत्ता का खेल है। देखिए, हाकिम साहब और एमएलए इरशाद आजाद के बीच का टकराव, नौकरहाली का मुद्दा है, गरीबी का शोषण है। और वो टीएस एलियट की कविता का जिक्र भी है शायद, द हॉलो मैन। हाँ हाँ, हाकिम साहब वो कविता याद करते हैं। ये उस दौर की सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं को मतलब बहुत सजीव ढंग से सामने रखता है। हाँ, कैसे सत्ता के खेल में आम आदमी, जैसे वो हाली है, पिसता है। एलियट का संदर्भ भी दिखाता है कि कैसे भारतीय यथार्थ को वैश्विक नजरिए से भी देखा जा रहा था। लेकिन अंत में एक उम्मीद भी है कि हाली जैसे लोग अब शायद चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठा रहे हैं। हाँ, एक प्रतिरोध का स्वर भी है।
और अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बहस का सार दिया गया है। वैश्विक माध्यम हमें तोड़ता या जोड़ता है। अच्छा, ये तो 90 की शुरुआत के लिए बहुत मौजू बहस रही होगी। उदारीकरण का दौर, सैटेलाइट टीवी का आना। हाँ, इसमें एलिक पदमसी, इकबाल मसूद, राहुल देव जैसे बड़े नाम हैं। अलग अलग मत है। कोई कहता है मीडिया मत बनाकर जोड़ता है, तो कोई उसे अमीर गरीब के बीच की दरार बढ़ाने वाला मानता है। हाँ, और भारतीय बनाम पश्चिमी मीडिया धर्मनिरपेक्षता पर भी तीखी बहस है। ये दिखाता है कि उस वक्त भी मीडिया की ताकत और उसके असर को लेकर कितनी चिंताएं और उम्मीदें थीं। और देखिए, ये बहस तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, माध्यम बदल गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, पर सवाल तो वही है। सच में, सुबह का ये संयुक्तांक विचारों का एक गुलदस्ता जैसा है। हाँ, व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज से लेकर कला, साहित्य, लोक संस्कृति और मीडिया जैसे व्यापक सामाजिक सवालों तक विविधता और गहराई साफ दिखती है इसमें। ये 1994 के भारत का, उसके अंतर्विरोधों का, उसकी धड़कनों का एक आईना है। बिल्कुल, जहां परंपरा और आधुनिकता, निजी तलाश और सामाजिक चिंताएं सब एक साथ मौजूद थीं। और ये अंक हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई अपनी बात कह रहा है, माध्यम बहुत बदल गए हैं। क्या हम आज भी समाज के उन अनकहे पहलुओं, उन तनावों को उसी भावनात्मक ईमानदारी और गहराई से सामने ला पा रहे हैं, जैसा सुबह ने उस दौर में करने का एक प्रयास किया था? हाँ, ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।